बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन मैं आपको पिछले लेक्चर में दे चुका हूं, जिसमें सारा मैंने आपको कैपेसिटर का बताया। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन नहीं सुना तो वो ज़रूर आप सुन के आइएगा। तो आज एक कैपेसिटर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस कहते हैं कैपेसिटर की ताकत को, यानी कि जिस तरह ये कैपेसिटर के ऊपर लिखी है, अगर आप इसको गौर करें कि 100 माइक्रोफैरड, ये कल मैंने बताया भी है ना आपको। तो आज हम देखेंगे कि जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कल मैंने बताया तो है, लेकिन आज हम उसकी डेरिवेशन करेंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जी बेटा ज़रा तवज्जो करें, हेडिंग क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का मतलब है ताकत, किसी कैपेसिटर की जो एबिलिटी है ना, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। इसकी डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ। एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, किसी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत, उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। पैरेलल प्लेट, ये आपके सामने दो प्लेट्स बनी हुई हैं जो कि आमने सामने एक दूसरे के पड़ी हैं पैरेलल। मैंने 3D व्यू में दिखाया है, आप लोग ज़रा तवज्जो करें। दो प्लेट्स हैं, एक को आप ए का नाम दे लें, दूसरी को बी का नाम दे लें। ये ए से मेरा प्लेट ए नहीं है, दिस इज स्टैंड्स फॉर एरिया। बेटा एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और उसके साथ हमने क्या अटैच किया है, बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। याद रखिए, अब मैं इसकी डिटेल नहीं बताऊंगा कि ये पॉजिटिव चार्ज कैसे है और नेगेटिव चार्ज कैसे है, क्योंकि इससे पिछली ही वीडियो में मैं इसके इंट्रोडक्शन में कैपेसिटर के बड़ी डिटेल में समझाया है। असल में ये बच्चे रटा मारते हैं कि जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा नहीं है। अगर आप इसकी सही डेप्थ समझना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, इससे पीछे वाली वीडियो ही है बिल्कुल, तो आप उसको ज़रूर देखें। आज हम इसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ सारा। तो जी बेटा, व्हेन एयर आर वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, मैंने हेडिंग लगा दी है। फ़र्ज़ करें कि कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, अभी वो एयर है या वैक्यूम है, यानी कि खाली है, कुछ भी नहीं है। तो उससे हम डेरिवेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ज़रा तवज्जो करें। अब ये जो आपकी बुक में शुरू की थ्योरी है ना, वो यही लिखा है, कंसीडर टू प्लेट्स। 3-4 लाइनें जो थ्योरी की हैं, कंसीडर टू प्लेट्स, ठीक है। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कहता जी, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट इज़ डी, दोनों प्लेटों का दरमियानी फासला डी है, और दोनों एक प्लेट का एरिया ए है। जाहिर बात, अगर इसका एरिया ए है तो इसका भी ए होगा। आपको पता है पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड और नेगेटिव से इनवर्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये शुरू की चंद थ्योरी की लाइनें हैं कि एरिया ए है, डिस्टेंस डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, चार्ज क्यू है। अब बच्चे इसकी डेफिनेशन की डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो इक्वेशन आपने पढ़ी है ना, Q इज इक्वल टू सी वी, अभी कल ही मैंने पढ़ा है, Q इज इक्वल टू सी वी कैपेसिटेंस की। तो C किसके इक्वल आ जाएगा, Q ओवर V के। Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू Q ओवर V। अब C से क्या मुराद है, कैपेसिटेंस, तो यही तो हमने निकालनी है। अब मैंने सपोज किया कि दोनों प्लेटों के दरमियान या तो एयर है या वैक्यूम है, तो मैं C के साथ ना छोटा सा VAC लिख देता हूँ। तो ज़रा नोट कर लें जी, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूँ। अब मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए। नो डाउट के फार्मूला तो मैंने बताया है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो Q और V है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, ये नज़र नहीं आती, चार्ज नज़र नहीं आता। V से मुराद पोटेंशियल डिफरेंस है। हकीकत में ये इक्वेशन को ऐसे लिखना चाहिए था, क्योंकि आप थ्योरी के अंदर पढ़े ना, अगर आप थ्योरी के अंदर पढ़े तो वो यही लिखता है द पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो डेल्टा वी है ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों के दरमियान का है, बैटरी का नहीं है। डेल्टा वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। मैंने पिछले लेक्चर में इसकी काफ़ी डिटेल बताई है, लेकिन हमारी बुक में डेल्टा वी नहीं लिखा, थ्योरी के अंदर उसने लफ्ज़ यूज़ किया है पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा तो आएगा, लेकिन अब मैं डेल्टा नहीं लगा रहा क्योंकि हमारी बुक में नहीं लगा हुआ, तो ताकि आप लोग परेशान ना हो। लेकिन आप लोग जहन में रखिएगा, इस V का मतलब पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जी बच्चे, अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। एज वी नो
जैसा कि हम जानते हैं कि ये फार्मूला बेटा हमने पढ़ा हुआ है, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा आर, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या होता है इसका भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से इस टॉपिक में बताया, आप ज़रूर उस टॉपिक को देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये फार्मूला आपने पढ़ा है बच्चे। देखें ये दो प्लेट्स हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल है ना उसको मैं क्या देता हूँ V1, जो नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल है उसको मैं क्या देता हूँ V2, ठीक है। अब इस इधर हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V की जगह पे क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1, ऐसे लिखते हैं ना, V2 माइनस V1 ओवर डेल्टा आर क्या है, डिस्टेंस। तो दोनों प्लेटों का दरमियानी फासला क्या है, D, तो D लिख दूंगा मैं इधर। तो बच्चे अब माइनस, ये माइनस V2 माइनस का हो जाएगा और V1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू V1 माइनस V2 ओवर D लिख सकते हैं ना, यानी कि ये प्लस का हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। अब V1 माइनस V2 है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको मैं V का नाम देता हूँ, E इज इक्वल टू V ओवर D। ले जी, ये इस इक्वेशन को मैं नाम दे लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चे ज़रा ध्यान से देखें आप लोग, ये मेरे पास, अब मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, देखें कुछ किताबों में इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है E इज इक्वल टू V ओवर D। मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा कर आया हूँ कि असल में इक्वेशन ये हमने पढ़ी थी माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा आर। डेल्टा V का मतलब है V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल। V2 का मतलब है नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल और V1 का मतलब है पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट हो जाएगा, V2 माइनस V1 क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2। अब ये जो V1 माइनस V2 है ना पोटेंशियल डिफरेंस, इसको V लिख रहा हूँ। लिखना तो डेल्टा V चाहिए, लेकिन आपकी बुक में इसको V कहा गया है तो इसलिए मैंने लिखा V। तो क्या इक्वेशन आ गई, E इज इक्वल टू V ओवर D। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी। बेटा आपने यही क्वेश्चन भी पढ़ी है, गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ आपने ये पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोड। E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोड। ये गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि दो ऑपोजिटली, आपको याद है गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन यही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। तो ये वही तो है पैरेलल प्लेट। तो ये जो रिजल्ट आया ये गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन से आया है। मैंने गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन समझाई, आप वो लेक्चर ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैंने उसमें लेक्चर के एंड में MD-CAT से रिलेटेड ट्रिक्स भी बताई हैं कि ये फार्मूला एक तो डेरिवेशन से आता है, एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताई हुई है, तो ज़रूर उसको जाके देखिएगा। बेटा सिग्मा क्या चीज़ है, व्हाट इज़ सिग्मा, आप जानते हैं ना, सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A। सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज ओवर एरिया। सिग्मा का फार्मूला आपने पढ़ा है ना, चार्ज ओवर एरिया। अब जरा जहन में रखिएगा कि चार्ज ओवर एरिया से क्या मुराद है कि जितनी इस प्लेट का एरिया A ज़्यादा होगा, जाहिर बात अगर एक छोटी प्लेट है उसके ऊपर चार्ज भी कम आएगा। अगर एक प्लेट का एरिया ज़्यादा है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, अगर उसका एरिया ज़्यादा है उसके ऊपर चार्ज भी ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब है कि जो कैपेसिटेंस है वो प्लेटों के ऊपर मौजूद नंबर ऑफ चार्जेस के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो क्या लिखेंगे इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके, E इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू क्या पुट करवाएंगे, Q ओवर A। सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई, Q ओवर A, और साथ में क्या आ जाएगा जी, एप्सिलॉन नोड। तो जी बेटा ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसको मैं नाम दे लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। अब आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये ज़रा देखें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट साइड सेम है ना, E और इधर भी E है। असल में मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ Q ओवर V की। तो जब इक्वेशन 2 और 3 की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी सेम होगी। तो क्या लिखेंगे हम, कंपेयर लिखें जी, कंपेयर मुवाजना करें, कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो जी बेटा ज़रा देखें जी, गौर करें कि इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड क्या है, इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड V ओवर D और 3 की राइट क्या है, Q ओवर A एप्सिलॉन नोड। ये दोनों बराबर हो जाएंगी।
तो मैं क्या लिखूंगा, Q ओवर A एप्सिलॉन नोट। ये पहले मैंने 3 की राइट साइड लिखी है, अब 2 की राइट साइड क्या आएगी, V ओवर D। तो क्या लिखेंगे, V ओवर D, ऐसी है। तो अब आप ज़रा देखें हमने करना क्या है, इधर आए शुरू पे इक्वेशन नंबर 1 पे, Q ओवर V निकालना है ना, तो Q ओवर V को एक साइड पे करें, ये जो V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, V इधर आ जाएगा, A एप्सिलॉन नोट उधर चला जाएगा। तो बिल्कुल एक शॉर्टकट मेथड है, Q ओवर V इज इक्वल टू, V नीचे आ गया, A एप्सिलॉन नोट उधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नोट ओवर D। अब समझ आई मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने V को इधर लेके आऊँ, A एप्सिलॉन नोट को उधर लेके गया हूँ। तो अब ये Q ओवर V किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 Q ओवर V किसके इक्वल है, C वैक्यूम, कि दोनों प्लेटों के दरमियान मीडियम क्या है, वैक्यूम। ठीक है, ज़रा नोट कर लें। अब Q ओवर V की जगह पे बेटा मैं लिख सकता हूँ, Q ओवर V की जगह पे हम लिख सकते हैं कि C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट ओवर D। अब यहाँ से बड़ी मज़ेदार MCQs बनेंगे, आप लोग ज़रा तवज्जो से सुनिएगा कि जो आपकी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, एरिया के ऊपर नहीं, गलत, एरिया के ऊपर नहीं, इस एरिया को एरिया नहीं पढ़ेंगे, दिस इज़ अ कॉमन एरिया। अब आप कहेंगे सर ये कॉमन एरिया क्या होता है, बेटा कॉमन एरिया से मुराद ये है, ज़रा तवज्जो करें आप, कि ये 2 प्लेट्स हैं ना, 2 प्लेट्स हैं, अब दोनों प्लेटों के, अब ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, अब दोनों प्लेट का एरिया जो आमने सामने एक दूसरे के आ रहे हैं ना, अगर तो वो बिल्कुल सीधी हैं तो इसका मतलब ये सारे का सारा कॉमन एरिया है। अगर एक प्लेट थोड़ी सी यूं होनी शुरू हो जाए, अगर एक प्लेट ऐसे पड़ी है और दूसरी यूं पड़ी है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, दोनों एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर नेगेटिव, तो फिर आप एरिया क्या लेंगे, फिर आप ये वाला लेंगे कॉमन एरिया, यानी कि सिर्फ इतना इतना, ये सिर्फ इतना इतना एरिया आएगा। पूरी प्लेट अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है इसको आप काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये देखें ना एक प्लेट यूं है तो जो एरिया यूं इसके सामने आ रहा है, तो ये जो प्लेट के ऊपर इधर वाला पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं कॉमन एरिया, यानी कि इतना इतना एरिया आएगा। ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है कि एक प्लेट फिक्स हो दूसरी घूम रही हो, ये बेटा वेरिएबल कैपेसिटर की एक टाइप है। आप पढ़ते हैं ना कैपेसिटर की टाइप्स होती हैं, फिक्स कैपेसिटर और वेरिएबल। तो ये जो एरिया है ना, इसको आपने एरिया नहीं कहना, जो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो डिपेंड करती है दोनों प्लेट्स के कॉमन एरिया पे, दोनों प्लेट्स के कॉमन एरिया पे। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ज़रा तवज्जो करें कि C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नोट के अंदर लिख दूंगा मैं कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और इस एरिया को मैं क्या नाम दूंगा, कॉमन एरिया। अब कॉमन का मतलब मैंने समझाया है, ये इससे वेरिएबल कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है। एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी प्लेटें लंबी होंगी और जितनी चौड़ी होंगी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ ज़्यादा होगी, उतनी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस कम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डिस्टेंस कम होना चाहिए। याद रखिएगा बेटा, इधर मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस इज वेरी लेस देन एरिया। याद रखिएगा, दोनों प्लेट्स का जो दरमियानी फासला है वो एरिया के मुकाबले में बहुत कम होना चाहिए, यानी कि प्लेटें बहुत करीब हों। आप देखें ना, ये जो कैपेसिटर है इसकी जो दोनों प्लेटें हैं, प्लेटें बहुत करीब होनी चाहिए, प्लेटें करीब हैं, बात समझ रहे हैं, लेकिन इनका एरिया ज़्यादा है। एरिया मतलब इनकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ ज़्यादा है, प्लेटें बड़ी हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो छोटी सी हैं, बेटा उन्होंने ना उन प्लेटों को यूँ रोल करके अंदर फिक्स किया होता है। तो आपने याद रखना है कि कैपेसिटर की दोनों प्लेटों का दरमियानी फासला तो बहुत कम हो, लेकिन उसका लेंथ और विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए। मैं लेंथ और विड्थ की बात कर रहा हूँ, थिकनेस की बात नहीं कर रहा। अभी मैं बताता हूँ। तो डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, और ये मीडियम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे है ना, सॉरी, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मीडियम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी तो वैक्यूम है ना, तो जब कोई और मीडियम आ जाएगा तो इसकी ताकत बढ़ जाएगी। अगर मैं प्लेटों के दरमियान कोई मीका की शीट या कोई पैराफिन पेपर रखूँगा
तो इसकी ताकत चार्ज को स्टोर करने की बढ़ जाएगी। ठीक है, वो कैसे बढ़ेगी ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, उसमें समझाऊंगा। बेटा ज़रा इसको याद करें ज़रा तवज्जो से। तो आपको पता चला ना कि कैपेसिटेंस कॉमन एरिया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और मीडियम के ऊपर तो डिपेंड करती है, जिसको आप एरिया और डिस्टेंस को आप कहते हैं ज्योमेट्री और एप्सिलॉन नोट को आप कहते हैं मीडियम, कि ज्योमेट्री और मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन बेटा याद रखिएगा कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द थिकनेस। ये आपके एमडी कैट लेवल पे एमसीक्यूज भी पूछा जा चुका है कि कैपेसिटर को इस प्लेट से गर्ज नहीं है कि प्लेट्स मोटी कितनी है, थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, लंबी कितनी और चौड़ी कितनी इस पे डिपेंड करती है, लंबाई, लेंथ और विड्थ पे तो डिपेंड करती है, यानी कि एरिया पे। प्लेट इतनी है लेकिन वो पीछे से यूं मोटी होती जाए तो थिकनेस बढ़ाने से उसकी कैपेसिटेंस नहीं बढ़ेगी, एरिया बढ़ाने से बढ़ेगी। थिकनेस और है, एरिया और है बेटा। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर प्लेटों की थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती। थिकनेस कहते हैं मोटाई को, और किस पे डिपेंड नहीं करती, मेटल के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती कि प्लेटें किस मेटल की बनी हुई हैं। तो ये एमसीक्यूज आप लोग नोट कर लें, शाबाश। तो जी बेटा ज़रा तवज्जो करें। अब मैंने कैपेसिटेंस का ये फार्मूला तो निकाल लिया कि जब दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या है, वैक्यूम। लेकिन अगर व्हेन द डाइलेक्ट्रिक एज अ मीडियम, अगर कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम आ जाए, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दूं, तो फिर क्या होगा। तो बेटा ज़रा देखें, इसी इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगा, सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन मीडियम ओवर डी। अब ज़रा देखें, कुछ बच्चे गलती करते हैं, पहले वैक्यूम था ना, अब मैंने लिख दिया एम ई डी स्टैंड्स फॉर मीडियम। इधर भी मीडियम आ गया, एप्सिलॉन के साथ भी मीडियम। ये कुछ लोग डायरेक्ट ही कह देते हैं जी एप्सिलॉन नोड के साथ एप्सिलॉन आर लगा दें। क्यों भाई, ऊपर क्यों लगाए, नीचे क्यों नहीं। इसका पूरा ज़रा कॉन्सेप्ट समझें कि ये डेरिवेशन है कैसे, छोटी सी है। तो अब ज़रा बच्चे गौर से सुनिएगा कि ये जो है ना फार्मूला, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन नोड, कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ये किसके इक्वल होती है, रिलेटिव कहते हैं ना रिलेशन, कि दो चीज़ों का क्या ताल्लुक है। जो एप्सिलॉन आर है ना रिलेटिव परमिटिविटी, वो किसी मीडियम की परमिटिविटी ओवर फ्री स्पेस की। जो मीडियम और फ्री स्पेस का आपस में रिलेशन है ना, उसी रिलेशन को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो मुझे बताएं कि इधर से अब आपने एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू पुट करवानी है इसके अंदर, यानी कि अगर इधर वैक्यूम है तो इधर भी वैक्यूम है, अगर इधर मीडियम है तो इधर भी मीडियम, ये लिख दिया। फिर आपने ये फार्मूला बताना है। तो बताएं जी क्या आएगा, सी मीडियम इज इक्वल टू ए, एप्सिलॉन मीडियम किसके इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर, डिवाइडर उधर जाके मल्टीप्लाई, एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर ओवर डी। एप्सिलॉन आर कॉमन ले ले तो ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं लिखना, इस तरह फार्मूला, एप्सिलॉन आर को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नोड ओवर डी। अब ये बेटा ज़रा गौर कीजिए, सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, ए एप्सिलॉन नोड ओवर डी किसके इक्वल है, सी वैक्यूम के। तो मैं क्या लिखूंगा, सी वैक्यूम। लें जी, ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर वैक्यूम और मीडियम का। व्हाट एप्सिलॉन आर, अब ये एप्सिलॉन आर क्या चीज़ है, रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा इसके तीन नाम है, ज़रा नोट कर लें। एप्सिलॉन आर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, एप्सिलॉन आर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम रिलेटिव परमिटिविटी, ये मैंने बता दिया। इसका तीसरा नाम भी है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। इसका तीन नाम है, तो किसी भी नाम से इसको पुकारा जा सकता है। तो बेटा ज़रा देखें कि एप्सिलॉन आर की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इधर से एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, ये वैक्यूम मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम, ऐसी हो जाएगा ना। तो ये ज़रा इसकी आप इक्वेशन नोट कर लें एप्सिलॉन आर की, कि इसकी डेफिनेशन भी आपकी बुक में लिखी है, तो इसकी इक्वेशन ही इसकी डेफिनेशन है बेटा। याद रखिएगा, एप्सिलॉन आर का नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है, और जब इसका यूनिट नहीं होगा तो उसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस एप्सिलॉन आर इज अ रेशो। देखना कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा, फैरेड, तो फैरेड से कैंसिल हो गया, तो इसका कोई यूनिट भी नहीं है। जब यूनिट नहीं है तो इसकी डायमेंशन भी नहीं है, तो इसको हम डायमेंशन लेस भी कहते हैं।
अब इसकी डेफिनेशन भी यही है, आपने अपनी बुक से नोट कर लेनी है कि इट इज़ द रेशो ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ मीडियम इज प्रेजेंट टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द वैक्यूम या एयर इज प्रेजेंट। यानी कि इसी को उसने लफ्ज़ों में लिखा है, ये रेशो है। अब एप्सिलॉन आर से मुतालिक चंद अहम बातें ज़रा नोट कीजिएगा बेटा कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से, एप्सिलॉन आर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जब ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा तो मुझे बताएं कि मैं ये लिख सकता हूँ कि इफ़ एप्सिलॉन आर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 तो देन सी मीडियम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सी वैक्यूम। अगर ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी 2, 3, 4, 5 तो मीडियम की वैल्यू तो हमेशा ज़्यादा ही आएगी। तो पता चला कि जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान जब मीडियम रखते हैं ना तो उसकी कैपेसिटी बढ़नी ही बढ़नी है। ठीक है, अच्छा एक तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी फॉर डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है। दूसरी अहम बात, जो एप्सिलॉन आर है ना, जो रिलेटिव परमिटिविटी है, जो मीडियम है, वो डिपेंड नहीं करता, इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसके ऊपर, साइज के ऊपर और शेप के ऊपर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बेटा ये जहन में रखिएगा कि जो दोनों प्लेटों के दरमियान हम मीडियम रखते हैं ना, रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन आर को उस डाइलेक्ट्रिक का साइज़ क्या है, बड़ा है छोटा है, उसकी शेप क्या है। एप्सिलॉन आर साइज़ और शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसकी, डाइलेक्ट्रिक की। तो ये तो है, जब मीडियम आ जाए तो उसकी छोटी सी डेरिवेशन है, इसको बेटा आप नोट करें, शाबाश। तो कैपेसिटेंस, हाउ कैपेसिटेंस इंक्रीजेज विद डाइलेक्ट्रिक। अब ज़रा तवज्जो करें कि अगर हम कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे करती है ये बताऊंगा। तो थ्योरी वाइज तो कल बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल वाइज जो आपकी बुक में डायग्राम दी है ज़रा देखें कि कैपेसिटर की दो प्लेटें, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये बेटा साथ में ना इनके लगा हुआ है एक वोल्ट मीटर। अगर आप इसकी रीडिंग नोट करें तो ये आपकी बुक में शो की गई है वी नोड, यानी कि इधर दिखाया गया कि कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के दरमियान कोई मीडियम नहीं है। ये तजर्बा है, प्रैक्टिकली है। ठीक है, फिर दो प्लेटें बनाई गई है दूसरी डायग्राम में, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब मैं इन प्लेटों के दरमियान अगर आप ये गौर करें तो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है, ये एक मीडियम है। ठीक है, ये कोई भी आप कह लें कि इंसुलेटिंग मीडियम है, कोई पेपर है, कोई शीट है। अब मीडियम रखने से क्या होगा, अगर आप वोल्ट मीटर की ये जो नीडल के ऊपर गौर करेंगे ना, जब खाली है तो रीडिंग ये दे रहा है, मसलन 10 वोल्ट है, मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन जब मैं मीडियम रखूँगा तो इसकी हम देखते हैं कि नीडल पीछे को आती है, यानी कि जो वोल्ट मीटर की जो नीडल है वो उसकी रीडिंग कम हो जाती है, उसकी पोटेंशियल V हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि V इज़ लेस देन V नोड, कि दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से वोल्ट मीटर का पोटेंशियल कम हो जाता है। तो ये तजर्बा हमें बताता क्या है बेटा, आपने पढ़ा ना Q इजिकल टू सी वी, Q इजिकल टू सी वी और C इजिकल टू Q ओवर V। अब मैंने इधर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहते हैं सर आपने कहा था जो कैपेसिटेंस है ना वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, नहीं करती। लेकिन बेटा अगर हम कंडीशन लगा दें ना, कंडीशन कि कैपेसिटर की प्लेटों के ऊपर जो चार्ज है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, यानी कि देखें ना, अगर मैं कह दूं कि Q क्या है, चार्ज कैपेसिटर की प्लेटों के ऊपर कांस्टेंट है, मैंने ये फिक्स कर दिया है कि चार्ज जितना है उतना ही है, कि मीडियम रखने से चार्ज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चार्ज फिक्स है। तो बेटा अब अगर ये Q कांस्टेंट हो जाए तो फिर इक्वल और कांस्टेंट मिलके क्या बनाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी, कि अगर दोनों प्लेटों के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से इसकी रीडिंग कम हुई है, ये प्रैक्टिकली हमने देखा वोल्ट मीटर लगा के, अगर पोटेंशियल कम होगा तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस बढ़ेगी, ऐसे है ना। तो पता ये चला बेटा कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने वोल्ट मीटर लगा के देखा कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, नीडल पीछे आ जाती है। ठीक है, वो कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन अगर कंडीशन लग जाए कि Q कांस्टेंट है तो फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी।
तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 टॉपिक रह गए, उसको ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखें। मुबशर अहमद को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।